तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज RDBMS और MySQL। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टारगेट क्या होना चाहिए हमारा एग्जाम में कि पहला एक टारगेट है हमें पास होना है। ठीक है, तो ये 18 से 20 नंबर का आएगा, इजी ऑप्शन है। तो जब इसको कर लोगे तो फिर तुम लोगों को एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक, तो क्या होता है RDBMS और MySQL, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का मतलब होता है डेटा को स्टोर करने की जगह। आप लोग अपने घर में देखते होंगे अलमीरा है, अलमीरा में आपकी मम्मी जो है कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख रही हैं, या घर पे बर्तन को स्टोर करने के लिए वहाँ पे होता है ना, बर्तनों का शेल होता है जिसमें बर्तन को स्टोर किया जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग इतने सारे इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं, इतना सारा। जैसे आप अपना फेसबुक में जब इन्फॉर्मेशन फीड करते हो, नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भी है, तो वो सब कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा ना। ठीक है, तो वो स्टोर करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। तो डेटाबेस क्या होता है? सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द डेटाबेस। ठीक है, पहले क्या होता है, जैसे कि हम लोग अलग अलग माध्यम से, जैसे हम लोग जो भी ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो जाके डेटाबेस में स्टोर होता है, और इस डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन सर्वर में जाता है। अब वो सर्वर में हमें कैसे मिलता है, मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको देख के बताना चाहूँगा। ऐसे समझो कि मान लीजिए ये यूज़र है, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर है, ब्राउज़र यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया कि मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट को देखना है, तो ये रिक्वेस्ट किसको जाता है? ये जो है HTTP रिक्वेस्ट किसको जाता है? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाता है, और वहाँ से वेब सर्वर के पास अपना कोई इन्फॉर्मेशन होता नहीं है। वो सारा इन्फॉर्मेशन किससे लेता है? डेटाबेस से। तो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेता है और डेटाबेस इसको इन्फॉर्मेशन देता है। किस लैंग्वेज के थ्रू लेता है? वो MySQL एक लैंग्वेज है, SQL लैंग्वेज के थ्रू लेता है। MySQL एक एप्लीकेशन है, SQL एक लैंग्वेज है। और वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको HTML रिस्पॉन्स दिखता होगा। ठीक है, HTML आपको रिस्पॉन्स दिखता होगा। तो इस तरीके से ये एक्ट हो रहा है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, और वो डेटा स्टोर होने के बाद वो इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। इसी को डेटाबेस कहते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज रेफर्ड टू एज अ डेटाबेस, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ठीक, जैसे आपके पास बहुत सारा, मान लीजिए अगर इस एक ये कमरा है, इस कमरे में खूब ढेर सारे अलमीरा होते हैं और कई सारे फाइल्स होते हैं। तो हर फाइल को निकालने के लिए आप एक क्लर्क रखते कि नहीं रखते? वो क्लर्क होता है, वो आदमी फाइल निकाल के देता है, फाइल स्टोर करता है। तो जो क्लर्क कर रहा है वो तरीका आपका कौन काम कर रहा है? यहाँ पे कंप्यूटर कर रहा है। It maintains any information that may be necessary to the decision making process involved in the management of the organization। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको किस लिए, कहाँ पे हेल्पफुल होता है? मैनेज करने के लिए। जब मान लीजिए कि आपका एक स्कूल है, तो अगर आपको जानना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो आजमगढ़ से आ रहे हैं, तो जब सबका एड्रेस पता होगा तब ना आप इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे कि कितने बच्चे आजमगढ़ से आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये डेटा किसको काम देता है? जो मैनेजमेंट के काम में रहता है उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि आप अब किसी भी तरह का रिपोर्ट आप अपना ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, the intention of database is the same, collection of data should serve as many application as possible। यानी इसका इंटेंशन क्या है कि हमें अगर इंफॉर्मेशन मिल गया तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है ताकि काम को आसान बनाया जा सके, उतना उसको ये सर्व करता है। Database would permit not only the retrieval of data but also continuous modification of data needed for the control of operations। यानी आपके पास डेटा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो डेटा रिजिड है। उस डेटा में, जैसे कि मान लीजिए श्याम पांडे करके एक लड़का है, उसने स्कूल का फीस जमा किया, उस समय उसका नाम जो है गलती से SHYAM, श्याम की जगह SYAM है, गलती से ये नाम हो गया। फीस में उसका नाम आ रहा है SYAM। तो अगर हमने मेन डेटा में उसका नाम SHYAM कर दिया
तो वो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, उसी फीस रिसिप्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज लोग बोलेंगे ना कि ये श्याम अलग है और वो जो नाम है वो अलग है। तो एनी चेंजेस इन द डेटाबेस वुड बी रिफ्लेक्टेड wherever the data is accessed, जहां पे भी डेटा को एक्सेस किया जा रहा है वहां पे भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। इट मे बी पॉसिबल टू सर्च द डेटाबेस टू ऑब्टेन आंसर्स टू क्वेरीज और इंफॉर्मेशन फॉर द प्लानिंग पर्पस। ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसी के हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं। तो ये जो होता है डेटाबेस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि जो हमारी प्लानिंग में हेल्पफुल रहे। तो ये एक सिंपल थ्योरी है। ये दिखा रहा है कि अलग, ये ड्राइंग है जिसमें दिखा रहा है कि अलग अलग लैपटॉप्स जो हैं वेब सर्वर का मदद ले रहे हैं और ये वेब सर्वर ही सभी इंफॉर्मेशन, ये अच्छा ये टू इन फ्रो है। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पिछले मैं स्लाइड में फिर जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे ये ब्राउज़र है या क्लाइंट है और ये अगर सर्वर है, तो फेसबुक का फॉर्म आप सर्वर से तो नहीं फिल कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर से ही फिल कर रहे हैं। तो ये यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो हमारे थ्रू जा रहा है, यानी डेटा हमारे थ्रू ही जाता है और वो हमें ही को, आप देखते होंगे कि फेसबुक, हम लोग अपना जब फेसबुक में एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और अगले साल फेसबुक की तरफ से ही आता है मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन टुडे इज योर बर्थडे। तो वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक को कैसे पता चल गया क्या जिसका, हम ही लोगों ने तो बताया उसे। तो ये इन्फॉर्मेशन बाद में हमें ही मिलता है। ठीक है। तो द रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी, अब हम लोग एक एक करके जो जो शब्दावली इस्तेमाल होती है डेटाबेस में, जो जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, टपल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, हम लोग एक एक पहले टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है टेबल, और टेबल का क्या मतलब होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये आपके जो है रोज हो गए, ये रोज हो गए, ये वर्टिकल अलाइनमेंट आपका कॉलम हो गया, और जहां रोज और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपका हो गया सेल। ठीक। अब इसी को रो भी कहते हैं, इसका नाम टपल भी है और इसका नाम रिकॉर्ड भी है। ठीक। इसको तीन नाम से बुलाया जा सकता है। कॉलम भी बोलते हैं इसको, इसका नाम फील्ड भी है और इसका नाम एट्रीब्यूट भी है। ठीक, क्लियर है? नो, अब आती बात डोमेन की। पिछले साल एग्जाम में भी आया था, इसके ये क्वेश्चन आया था, व्हाट डू मीन बाय डोमेन। 2 नंबर का था, हमको मुझे जहाँ तक याद है कि 2 नंबर का था और उसमें एग्जाम्पल के थ्रू पूछना था। काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, जबकि है एकदम इजी। डोमेन का मतलब समझो क्या होता है। जैसे पंडित जी हैं तो उन्होंने आपको बताया कि भाई, मम्मी पापा को बताया कि आपके यहाँ जो बेटा हुआ है नक्षत्रों के हिसाब से इनके 5 नाम हो सकते हैं। ये 5 नाम का उन्होंने बोल दिया कि इसमें से आप चुन लो कि कौन सा नाम आपको रखना है। तो वो जो 5 नाम है वो डोमेन हो गया है पेरेंट्स के लिए। तो जो भी बच्चे का नाम होगा वो 5 ही नाम में से ही होगा। समझ में आ गया? तो डोमेन भी होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको इस सप्लायर नंबर में एंट्री करनी है इस कॉलम में, तो सप्लायर नंबर में क्या वैल्यू हो सकता है? अपने मन से कोई वैल्यू नहीं हो सकता, उसका कुछ पूल ऑफ वैल्यूज होगा। डोमेन इट इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। ये पूल ऑफ वैल्यूज है और इसमें से ये वैल्यू यहां फीड किया गया है। ठीक, समझ में आ गया? डोमेन क्या होता है? एक पूल ऑफ वैल्यूज है और उसमें से हम जो वैल्यू फिल, उसी में से वैल्यू हम फीड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। जैसे सबसे एग्जाम इजी है, जेंडर, मेल फीमेल, यही यही 2 परमिसिबल वैल्यूज है। तो टपल जो मैं बता चुका हूं कि रो को, रिकॉर्ड को और क्या कहते हैं टपल, ये तीनों मतलब सेम है।
और एट्रीब्यूट्स क्या होता है? द कॉलम, जिसको हम कॉलम बोलिए, चाहे आप फील्ड बोलिए, चाहे एट्रीब्यूट बोलिए, तीनों का मतलब सेम। डिग्री, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसमें उसको डिग्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिग्री बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम मान के चलो हर साल पूछता है, 1 नंबर का ये आएगा, कंफर्म है, करीब करीब कंफर्म है, ये पूछता जरूर है कागज। तो जैसे अब इसमें से मैं पूछूं कि डिग्री कितनी है, ये टेबल है आपका, मैं इसका कोर्स सारा स्ट्रोक्स क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आप बताओ कि इस टेबल की डिग्री कितनी है, आपको एक एग्जाम्पल दे देगा। तो इसकी डिग्री है 1 2 3 4 5 6, तो डिग्री हो गई 6। और कार्डिनलिटी कितनी है? नंबर ऑफ रोज। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 7। कुछ मासूम बच्चे इसको भी जोड़ लेते हैं कि ये भी कार्डिनलिटी है, ये नंबर ऑफ रोज में नहीं आता है, ये हेडर है, इसको कार्डिनलिटी में इंक्लूड नहीं करना है। आपसे पूछ रहा है कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज में ये नंबर ऑफ रोज है, ये इसको आपको नहीं इंक्लूड, इसको नहीं काउंट करना है, ये हेडर है किसी भी टेबल किसी, ठीक है, ये हेडर है। तो ये आपका हो गया। व्यूज, व्यूज का मतलब होता है एक हमारे पास टेबल ऑलरेडी डेटाबेस पे बना हुआ है, उस टेबल से हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उस टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, ना कुछ डिलीट कर सकते हैं, बस वो पड़ा रहेगा, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए वो टेबल बना हुआ है, ठीक है। टू व्यूज इट इज अ वर्चुअल टेबल, वर्चुअल मतलब वो टेबल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन राइट, बट इंस्टेड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइन बेस टेबल्स। एक या एक से ज्यादा टेबल में से आप इंफॉर्मेशन निकालकर व्यूज बना सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट व्यू गुड आइटम्स एज, ठीक। अब इसका क्या हुआ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स वेयर प्राइस ग्रेटर देन 12। आइटम नाम का कोई टेबल है, उसमें से हमने सारा का सारा वैल्यू कॉलम फेच कर लिया, और कौन कौन सा रो फेच किया जहां पे प्राइस 12 से ज्यादा है। तो वो जो हमें कॉलम, वो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला उससे हमने एक व्यू टेबल क्रिएट कर लिया, उस टेबल का क्या नाम है? गुड आइटम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट है, तो ये हमने एक पूरा का पूरा टेबल क्रिएट किया है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। शो टेबल्स, अच्छा ये सॉरी, मतलब ये दिख रहा है कि ये यहाँ पे हाँ, ये सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट है, तो ये उस स्टूडेंट नाम के टेबल का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। फिर शो टेबल्स, इसमें सभी टेबल्स का नाम दिख रहा है, जिसमें देखिए आपको स्टूडेंट दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं व्यू क्रिएट करूंगा, जैसे ही व्यू क्रिएट करूंगा, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मैंने कहीं पे स्लाइड में पिछले में बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं बनाया है, ठीक है, नहीं बनाया, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। इसका स्ट्रक्चर है क्रिएट व्यू स्टूडेंट डिटेल्स एज, और जो भी तुम यहाँ पे अपना क्वेरी लिखना चाहो, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे आ गया ये आपका। जब हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स करेंगे, इसका देखो व्यू कैसे क्रिएट होगा, क्रिएट व्यू स्टूडेंट डिटेल्स एज, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम के टेबल से ये दो कॉलम आ गया, और यहाँ पे मैंने वो भी लिखाया हुआ है, वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक, ऐसे आ गया। तो जो ये दो इंफॉर्मेशन आ गया, और इससे हमने स्टूडेंट डिटेल नाम का एक व्यू क्रिएट कर लिया।
और जब व्यू क्रिएट किया, अब इसमें इसमें अगर हम उस स्टूडेंट डिटेल्स नाम के टेबल में अगर हम इंफॉर्मेशन को एंटर करना चाहेंगे कि नम्रता नाम की लड़की है, वो प्रयागराज से आती है, तो वो इंफॉर्मेशन इसमें नहीं जाएगा। देखो ये ये लिख तो रहा है क्वेरी ओके, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन इसमें जा रहा है? इसमें नहीं जा रहा है। तो यही होता है, व्यू आपका एक वर्चुअल टेबल है। आपसे पूछेगा कि टेबल वर्चुअल टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कीज का। कीज क्या होता है? किसी भी टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, उसको फेच करना, ये हम लोग कैसे करते हैं? कीज की मदद से करते हैं। आप कहोगे सर टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है? कोई मुझे बताए कि टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई क्यों किया जाए? जैसे मान लो कि हमें मान के चलो कि जैसे शाम मान लो तुम आज नहीं आए, तो हमको तुम्हारे घर पे कॉल करना है, तो तुम्हारी कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना। जैसे हम तुम्हारा एडमिशन नंबर एंटर करेंगे या आधार नंबर एंटर करेंगे, तुरंत श्याम पांडे पूरा डिटेल आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया, तो हम आपके घर पे कॉल करके पूछ सकते हैं ना कि आज इनका एक्स्ट्रा क्लास था, ये बच्चा क्यों नहीं आया। फिर आती है बात कीज की। तो कीज क्या होता है? हम लोग डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये दो टेबल को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी सहायता से हम आपको सभी कीज को एक्सप्लेन कर देंगे। पहला टेबल है स्टूडेंट, जिसमें एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, आधार नंबर, मोबाइल, ये इंफॉर्मेशन है बच्चे का। दूसरा है कैंटीन, जिसमें ऑर्डर आईडी, एडमिशन नंबर, आइटम नेम, प्राइस, ये डिटेल है। फिर आता है, सबसे पहले आता है प्राइमरी की का, इसमें ऑप्शन होना चाहिए प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा, ठीक, विद इन द रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है वन और मोर एट्रीब्यूट? देखो कभी कभी हो सकता है कि एक ही कॉलम की मदद से हम किसी बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें, या ठीक है, या क्या होता है कि एक से ज्यादा कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनता है। जब एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं तब तो आप लोगों को पता है कि प्राइमरी की है। जब एक से ज्यादा कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट प्राइमरी की, ये वर्ड आता है। ठीक, तो प्राइमरी की जैसे कि किसी भी बच्चे को उसका एडमिशन नंबर, आधार नंबर, इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी आप बोलोगे सर अलग है, लेकिन मोबाइल नंबर में दिक्कत आ जाएगी। दो भाई बहन पढ़ रहे हैं, दोनों का मोबाइल नंबर चांसेस है कि सेम रहे, उस केस में क्या होगा, मोबाइल नंबर अब आपका डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। और प्राइमरी की के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा यूनिक होना चाहिए, वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया प्राइमरी की। फिर अगला आता है कैंडिडेट की। ऑल द एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इन अ टेबल दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट की। यानी एक टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं जो किसी भी डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कैंडिडेट की बोला जाता है। जैसे इस टेबल में एडमिशन नंबर और आधार नंबर, ये दो ऐसे कॉलम्स हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब जो डेटाबेस का एडमिन होता है उसके पास ये चॉइस होती है कि वो इसको प्राइमरी की बनाए या इसको प्राइमरी की बनाए, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉलम कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के लिए। समझ में आ गया? अगर अच्छा, अल्टरनेट की क्या होता है? मान लीजिए ये दोनों के दोनों कॉलम प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट हैं और हमने इसको बना लिया प्राइमरी की, एडमिशन नंबर को, तो ये प्राइमरी की हो गया और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की। यानी वो कैंडिडेट की जो कैंडिडेट था प्राइमरी की बनने का लेकिन बन नहीं पाया, तो वो अल्टरनेट की बन गया। ठीक, ये हो गया। फिर आता है अगला फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? दो
या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, जैसे इस टॉपिक का नाम ही है RDBMS रिलेशनल, इसको मैं PPT शेयर कर दूंगा, PPT भी शेयर करूंगा, ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तब आराम से अपना भी खाली उसको 1 घंटा देख लो, फिर अपना घर जाओ थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर इसको पूरा पढ़ो, अपने से वीडियो को रेफर करो, ठीक है। तो सब आपका फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। इस टॉपिक का नाम ही है RDBMS। RDBMS क्यों है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि DBMS में जो टेबल होता है वो बहुत बड़ा टेबल है, वो बहुत बड़ा टेबल होता है। DBMS में जो टेबल होता है वो बहुत बड़ा टेबल होता है, ठीक है। और किसी बड़े टेबल से अगर हमको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, छोटे छोटे टेबल से अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। इसको ऐसे समझो कि अगर कोई पतली किताब है, उस पतली किताब से पढ़ना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि किसी मोटी किताब से पढ़ना है तो वो आपके लिए सिर दर्द हो सकता है, उसमें आपका टाइम लग सकता है। तो टेबल को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो उन टेबल्स के बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। जैसे इन दो टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, ये इस एडमिशन नंबर से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा क्या खा रहा है, ठीक। और जब भी फॉरेन, और तो ये क्या हो गया, ये फॉरेन की हो गया, और ये क्या हो गया, ये प्राइमरी की है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्राइमरी की इन वन टेबल इज फॉरेन की इन अनदर टेबल, बोल सकते हैं ना, ठीक। ये हो गया। फिर अगली बात, अगला टॉपिक आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो इंश्योर करता है कि किसी भी टेबल से कोई भी डेटा एक्सीडेंटली डिलीट ना हो, ठीक है, या हम लोग कोई फर्जी डेटा ना इंटर करें। सेट ऑफ रूल्स होता है जो ये बताता है कि आप किसी टेबल में अगर कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो वो डेटा जेन्युइन होना चाहिए और वो डेटा फर्जी नहीं होना चाहिए, और एक्सीडेंटली डिलीट या रिमूव डेटा आप ना कर पाए। It is a system of rules that a DBMS uses to ensure that the relationship between records in a related tables are valid, यानी जो इंफॉर्मेशन हम लोग एंटर कर रहे हैं वो वैलिड डेटा है, एंड द यूजर्स डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि मान लो प्रशांत तुम फीस दे दिए, अब हमारा तुमसे हो गया लड़ाई, हम क्या प्रशांत को मैं मजा चखाऊंगा, तो हमने क्या किया, स्कूल के डेटाबेस में से तुम्हारा नाम डिलीट कर दिया। तो जब तुम्हारा नाम डिलीट कर दिया तो सिस्टम हमको क्या बोलेगा कि भैया इस बच्चे ने फीस दिया है, नाम आप डिलीट नहीं कर सकते, वरना उसी दिन उसी बच्चे का बैंक तुम जो पैसा देते हो स्कूल को, उसी दिन वो बैंक में जमा होता है। वहाँ अब बैंक का इंफॉर्मेशन तो मेरे हाथ में नहीं है, तो वहाँ इंफॉर्मेशन डिफिशिएट आ जाएगा ना कि भाई यहाँ 10,000 दिख रहा है जबकि आपके इंफॉर्मेशन में 8,000 दिख रहा है, 2,000 रुपया कौन दिया है, तो बाद में पता चलेगा 2,000 रुपया प्रशांत दिया था। तो हम चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो आई कैन नॉट डिलीट और रिमूव द डेटा, या मेरे जैसे जो भी मतलब जिनके पास राइट्स होती है वो डिलीट ना करें, इसके लिए क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाया जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स किया जाता है तो फॉलोइंग रूल्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है। पहला रूल, you can't enter a value in the foreign key field of a related table that doesn't exist in the primary key of the primary table। इन दो टेबल में ये प्राइमरी टेबल है या मास्टर टेबल है, और ये चाइल्ड टेबल है या डिराइव्ड टेबल है। ये ऑर्डर आईडी तब ना बनेगा जब एडमिशन नंबर आप फिल करोगे, और एडमिशन नंबर तब ना फिल करोगे जब इस एडमिशन नंबर का कोई बच्चा यहां मौजूद रहेगा कि अपने मन से आप दिखा देंगे। समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग वही डेटा फिल कर सकते हैं जो मास्टर या प्राइमरी टेबल में वो डेटा मौजूद है। पहला रूल ये कहता है।
दूसरा रूल, यू कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल इफ मैचिंग वैल्यू एग्जिस्ट इन अ रिलेटिंग टेबल। मान लीजिए मेरा बच्चा है, खूब जाके 5,000 रुपये का सामान खा लिया, रोज जाके कोल्ड ड्रिंक खा रहा है, खूब मौज उड़ा रहा है। अब मैं चाहूँगा कि उसका नाम यहाँ से हटा दूँ। जब नाम यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ से भी हट जाए, और वो सारा पैसा क्या हो जाए, हवा में हो जाए क्या भाई कहाँ मेरा खाया, बट मेरा बेटे कुछ नहीं खाया। तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है तो आप यहाँ से रिमूव, सॉरी यहाँ मौजूद है तो यहाँ से आप रिमूव नहीं कर सकते। यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन अ प्राइमरी टेबल इफ द रिकॉर्ड टेबल हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एडमिशन नंबर है। अब हम कहते हैं कि यार इसका डिलीट तो नहीं कर सकते, इसका एडमिशन नंबर ही चेंज कर दें, वो भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इजी है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अब अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे जिसमें टेबल को क्रिएट कैसे किया जाए, टेबल को स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग चेंज कैसे करेंगे, कैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। ये हर क्वेरी का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन में टेबल के एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को बांटा गया है। पहला है डीडीएल। डीडीएल मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा होता है डीएमएल। डीएमएल मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या मॉडिफिकेशन, जो भी आप करते हो टेबल के अंदर। तो डीडीएल का मतलब हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। इसका खाली थ्योरी आप लोगों के क्लास में है। 2 साल 3 साल पहले इसका प्रैक्टिकल आता था, अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हटा दिया गया है। तो इसमें आने वाले जो 4 कमांड्स हैं उनका मैं खाली इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, उसका प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है। और अगला है सेशन कंट्रोल कमांड्स। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। ये ना इसका थ्योरी है ना इसका प्रैक्टिकल है आप लोगों के सिलेबस में, इसका सिर्फ थ्योरी है। ठीक, और इसका दोनों है फुल फ्लेज्ड। आप लोगों को कमांड देके पूछेगा एग्जाम में कि कैटेगराइज करो इनमें से कौन सा निम्नलिखित कमांड डीडीएल कमांड है या डीएमएल कमांड है। तो आप लोग को अगर आइडिया नहीं रहेगा तो वहाँ पे पूरा गलत करके आओगे, जबकि एकदम इजी है। 2 नंबर का रहेगा, कम से कम 4 या 5 कमांड पूछेगा, आधा आधा नंबर का हर रहता है, 2 नंबर पा जाओगे यहाँ से। तो पहले आते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो इसका नाम ही है डेफिनेशन, यानी टेबल को जो डिफाइन कर रहा है, टेबल के स्ट्रक्चर को जो डिफाइन कर रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो सब आपके डीडीएल कमांड्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी टेबल को क्रिएट करना, डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना, टेबल को ड्रॉप करना, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना। स्ट्रक्चर मतलब कॉलम ऐड करना, कॉलम रिमूव करना, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, किसी टेबल का जो है चेंज करना कि ये पहले ये प्राइमरी की था, नहीं फिर बाद में ये प्राइमरी की है, या मान लीजिए टेबल बनाते समय आपने प्राइमरी की नहीं बनाया था, बाद में आपने बोला कि नहीं इस कॉलम को प्राइमरी की बनाइए। तो ये जो भी स्ट्रक्चर के रूप में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए जितने भी कमांड्स यूज होंगे उसकी कैटेगरी क्या है, डीडीएल कमांड्स की कैटेगरी है। ठीक, डीएमएल कमांड्स क्या है, हम लोग टेबल में से हम लोग डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, डेटा के अंदर नया वैल्यू इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, यानी रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है? डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है? ड्रॉप कमांड जो है वो अल्टर डीडीएल कमांड के कैटेगरी में आता है, डिलीट कमांड जो है वो डीएमएल कमांड के कैटेगरी में आता है। दोनों में क्या फर्क है? ड्रॉप का मतलब आप स्ट्रक्चर को रिमूव कर रहे हैं और डिलीट का मतलब सिर्फ डेटा को रिमूव कर रहे हैं। तो ड्रॉप कमांड मीन्स यू आर रिमूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, एंड डिलीट मतलब यू आर नॉट रिमूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, यू आर ओनली रिमूविंग द डेटा ऑफ द टेबल, द स्ट्रक्चर रिमेन्स एज सेम, वहां पे स्ट्रक्चर मौजूद है। तो डिलीशन हो गया। और मॉडिफिकेशन मतलब कोई डेटा है, जैसे किसी का नाम है अंकुर है तो अंकुर सिंह लगाना भूल गया तो बाद में अंकुर सिंह लगा लिया, नाम के अंदर जो चेंजेस या बाद में और भी अलग क्लास का हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी चेंजेस करने हैं
डेटा मॉडिफाई कर रहे हो वो अपडेट कमांड के थ्रू होता है, ये आपका DML कमांड की कैटेगरी में आता है। ठीक है। DML जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल DML और एक होता है नॉन प्रोसीजरल DML। तो इंसर्ट इनटू, डिलीट फ्रॉम, अपडेट, ये सब किसके एग्जांपल हैं? DML कमांड्स के एग्जांपल हैं। TCL कमांड, TCL कमांड क्या है? फॉलोइंग कमांड्स आर एग्जांपल्स ऑफ TCL कमांड्स। अगर एक पेपर फाड़ लो आधा और उस पर अटेंडेंस में इन चारों बच्चों का नाम हमको लिख के दो। नहीं उतना बड़ा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा। मत फाड़ो। TCL कमांड्स, TCL कमांड, फॉलोइंग कमांड्स आर एग्जांपल ऑफ TCL कमांड्स। इसमें पहला आता है कमिट। जब हम कमिट करते हैं कोई चीज, जब हम लिखते हैं कमिट, इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर है वो सेव हो गया है, वो इंफॉर्मेशन सेव हो गया, परमानेंटली स्टोर्ड हो गया है। ठीक है। कमिट के परमानेंटली स्टोर का मतलब नहीं होगा कि उसमें से रिमूव नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का जैसे होता है ना, तुम लोग वर्ड में टाइप करते हो, MS वर्ड में टाइप कर रहे हो, और अभी जब तक तुमने Ctrl+S बटन नहीं दबाया है तब, और मान लीजिए लाइट कट गई और लैपटॉप आपका बंद हो गया, तो आपका सारा इंफॉर्मेशन गया। लेकिन वही अगर Ctrl+S कर दोगे और तब लाइट कट गई, तो अगर ऑन भी करोगे तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चीज़ों को सेव करता है। रोल बैक, रोल बैक मतलब होता है अनडन करना, अनडन करना। जैसे ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, हमने यहाँ तक कुछ काम किया, फिर आगे यहाँ तक कुछ काम किया, और हमको ध्यान है अरे इतना काम तो हमने गलत कर दिया, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? रोल बैक करते हैं। जो गलत काम करते हैं उसको रिमूव कर, मतलब जो भी गलत या जो भी मान के चलिए की जरूरत नहीं है, तो हम लोग रोल बैक करते हैं। और ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C कैसे बनता है? सेव पॉइंट कमांड से। सेव पॉइंट कमांड की सहायता से आप पूरा क्वेरी लिखते हो, डेटा इंसर्ट करते समय अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट करते हो। ऐसे समझो ना, जैसे MS वर्ड में आप टाइप कर रहे हो, सिंपल इसी एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए इतना आपने लिखा, फिर आपने Ctrl+S बटन दबा दिया, S बटन दबा दिया, फिर आपने इतना लिखा, और अभी Ctrl+S बटन दबाने ही जा रहे हो, तो तक लाइट कट गई और लैपटॉप बंद हो गया। तो जब दोबारा सिस्टम ऑन करोगे और इसी फाइल को ओपन करोगे, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन वहां नहीं दिखेगा, आपको वहीं तक दिखेगा जहां तक आपने सेव किया रहेगा। और रोल बैक का मतलब होता है अनडू करना, Ctrl+Z, एक तरीके से समझ लो। ठीक है। तो रोल बैक करना, सेव पॉइंट करना, और सेट ट्रांजेक्शन मतलब इट एस्टैब्लिशेस द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट ट्रांजेक्शन। फिर अब MySQL एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं, आप लोग देखते होगे पाइथन में हम लोग डेटा टाइप पढ़े थे। इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, टपल होता है, सब MySQL एलिमेंट्स। तो इसमें आता है आपके 4 टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। ये नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है नोट्स। हाँ, ये PPT में शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा, उस पर आप अपना उसको देख देख के अपना लिख लीजिएगा, या तो प्रिंट आउट लगा लीजिएगा। 2 बार रिवाइज करोगे अपने आप हो जाएगा। फिर हमारा टारगेट ये है कि पहले हम लोग टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, फिर सिलेक्टेड 100 से लेकर 150 क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये 15-20 दिन का जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके आखिरी के 3 दिन मैं खाली सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद 1 दिन पहले क्विक रिवीजन रहेगा, जिसमें से आप कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछोगे, अगर किसी का पूरा है तो मैं बता के काम खत्म। ये मेरा टारगेट है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लिटरल्स, डेटा टाइप्स, नल्स, कमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब लिटरल क्या होता है? लिटरल आपको पता है वो फिक्स्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे आप लिखते हो इंसर्ट इनटू, मान लीजिए कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट वैल्यूज, और आपने लिखा रोल नंबर है मान के चलिए 1, एडमिशन नंबर है 1079, नेम है अंकुर, एंड सो ऑन। तो ये जो है ये ये सब क्या है? ये सब लिटरल्स है। दीज आर कॉल्ड लिटरल्स, जो कि हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू भी है।
जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती जब तक उसको चेंज ना किया जाए। फिर डेटा टाइप्स, ये आपका इंटीजर हो गया, ये आपका स्ट्रिंग या कैरेक्टर हो गया। फिर आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे तो डीओबी डेट, डीओबी हो गया, तो डेटा टाइप, तो ये डेटा टाइप हो गया। तीसरा हो गया नल। नल का मतलब जब मान लीजिए किसी का वैल्यू आपको ना पता हो तो आप क्या करोगे वहां पे, आप अगर किसी, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास जैसे मोबाइल नंबर 1 मोबाइल नंबर 2 है, लेकिन अगर किसी के घर में सिर्फ मोबाइल नंबर 1 है तो मोबाइल नंबर 2 वाले कॉलम में क्या वैल्यू एंटर कराओगे, नल वैल्यू एंटर कराओगे। ठीक है, ब्लैंक वैल्यू नहीं जाती है। ब्लैंक वैल्यू में क्या होता है, सिस्टम कभी कभी गार्बेज वैल्यू ले लेता है, तो सही नहीं। फिर आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, यूजर रेफरेंस के लिए होता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता माईएसक्यूएल सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये अगर लिखा रहता है तो सिर्फ ये दिखता है कि प्रोग्रामर ने जब ये कोड लिखा था, माईएसक्यूएल कमांड लिखा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने अपनी चीज़ों को वहाँ पे मान लीजिए अगर एज अ रिमार्क आप लिखना चाहते हो तो आप एज अ रिमार्क लिख सकते हो, वो चीज़ कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है इट रिफर्स टू अ फिक्स्ड डेटा टाइप, फिक्स्ड डेटा वैल्यू, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप में 3 कैटेगरी हो गया, एक न्यूमेरिक नंबर, डेट एंड टाइम, और एक स्ट्रिंग। ठीक, तो न्यूमेरिक में इंटीजर है जो साइंड और अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड का मतलब होता है जैसे अगर हम बोलेंगे 74 है और +74 है, ये दोनों अलग अलग है क्या, या अगर हम लोग लिखें -74 और 74, ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो इंटीजर है जिसकी साइज कितनी है 11 डिजिट्स, टाइनी इंटीजर है साइज कितनी है 4 डिजिट्स, स्मॉल इंटीजर, बस खाली इसको रेफरेंस के तौर पे याद रखे रहो, एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा। डेटा टाइप जैसे पूछ लेता है, ठीक है, इस तरह के लेकिन क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, आपको बस खाली थोड़ी जानकारी होनी चाहिए इसकी। स्मॉल इंट हो गया, मीडियम इंट हो गया, बिग इंट हो गया, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज को आप फिल कर सकते हो, डबल और डेसिमल आपका अनसाइंड नहीं हो सकता। ठीक, फिर डेट एंड टाइम टाइप्स, जैसे आप डेट एंटर कर रहे हो तो इस फॉर्मेट में ईयर मंथ डेट YYMM डेट। डेट टाइम मतलब ये हो गया, फिर और मिनट सेकेंड्स, फिर टाइम और मिनट सेकेंड्स, ईयर जिसमें 2 लिख सकते हो और 4 भी लिख सकते हो, यानी 2024 को आप कैसे 2024 भी लिख सकते हो और 24 भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया डेट एंड टाइम टाइप्स। स्ट्रिंग जिसमें आपका होता है कैर, जो कि आपका फिक्स्ड साइज होता है, जिसका फिक्स्ड साइज। वैरकैर जो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होता है। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि आपको नहीं पता, जैसे कि आपको मैं कहूँ जैसे मोबाइल नंबर, ऐसे मोबाइल नंबर लोग एंटर तो करते हैं इंटीजर वाले फॉर्मेट में, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मोबाइल नंबर को एंटर कराना है तो मोबाइल नंबर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 10 होता है। तो अगर आप लिख दोगे कैर 10, अगर आपने लिख दिया मोबाइल, इसका डेटा टाइप आपने लिखा कैर 10, तो आपको पता है 10 नंबर का डिजिट्स होगा, सब फिल करेंगे, ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं भी मेमोरी लॉस नहीं है। लेकिन मान लीजिए अब आपने लिखा नेम, कैर लिखा आपने दे दिया 30, और नाम आप एंटर कर रहे हो मान लीजिए चलिए राहुल, तो 5 कैरेक्टर तो आपका यूज, यानी 5 बाइट तो आपका यूज हुआ, बाकी का 25 बाइट तो आपका अनयूज्ड हो गया ना, वो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको इस तरह के मेमोरी मतलब रिसोर्स वेस्ट से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैरकैर यूज करते हैं। ठीक है, ब्लॉब और टेक्स्ट, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। ठीक, टाइनी ब्लॉब टाइनी टेक्स्ट, ठीक है, और फिर मीडियम ब्लॉब और मीडियम टेक्स्ट हो गया, और एक आता है फिर लॉन्ग ब्लॉब लॉन्ग टेक्स्ट हो गया, और इनम
ठीक है। इन मतलब जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको फिल करते देखते हो ना, कंट्री में फिल करते हो तो पूरा कंट्री का नाम दिखता है पहले से, तो उसमें से कोई वैल्यू पिक करते हो, तो इनम मतलब एक तरीके का ये, तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को लिखवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, इसको पढ़ लेना। ये सेकंड टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है एग्जाम में, पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, ये इंपॉर्टेंट है। देख तुम तो जा रहे हो, सुन रहे हैं, निकल रहे हो वहां पे घर। अमन मिश्रा गया, हम सुने प्रखर भी जाने वाला, अंकुर मौर्य भी चला गया। चलो बैठो, आधा कहानी बीत गया, तब तुम आ रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। कैर इन MySQL stores character of a fixed length, please silent. Varchar in MySQL stores characters of variable size, ठीक है। जहां पे देखो कैर हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें पता है कि इस कॉलम का लेंथ कितना होगा, इसमें प्रोबेबल वैल्यूज कितनी आएगी। जैसे मैंने मोबाइल नंबर में एग्जांपल दिया कि 10 नंबर का डिजिट्स फिल किया जाएगा, तो वहां पे लेंथ पता है तो वहां पे इस्तेमाल करिए। और वेरकेयर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे साइज आपको पता ना हो और आप चाहते हो कि वहां पे मेमोरी कंजम्पशन ना हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, कैर डेटा टाइप की प्रोसेसिंग जो होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू वेरकेयर डेटा टाइप। यानी कैर जो है फास्ट है और वेरकेयर का जो प्रोसेसिंग है इसके कंपैरिजन में स्लो है, ठीक है। लेकिन मेमोरी कहाँ बच रही है, यहाँ बच रही है, यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। फिर आता है कमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बार बार ये आपको पूछेगा जरूर, 90% ज़्यादा चांसेस है। कमेंट्स, कमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होती। कमेंट्स 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, एक ऐसे बिगिन विद द कमेंट, फिर एक आप हाइफन या ये 3 से। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, ठीक। सिंगल लाइन के लिए आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोगों ने डिफरेंशियल मतलब सॉरी RDBMS के जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग जान गए हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, DDL का मतलब क्या होता है, DML का मतलब क्या होता है, TCL का मतलब क्या होता है, और उसके बाद की क्या होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंड आपका अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, रिकॉर्ड किसको कहते हैं, टपल किसको कहते हैं, फील्ड किसको कहते हैं, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, ये कॉलम किसको कहते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। सबसे पहला काम है आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। MySQL के अंदर सबसे पहला काम है आप डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट करोगे, उस डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। और टेबल्स क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस, CBSE 24 नाम का डेटाबेस हमने क्रिएट किया, तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद जब शो डेटाबेसेस किया तो यहाँ पे देखिए CBSE 24 ये दिख रहा है आपको, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब अगर हमको इसको यूज करना है तो आप लिखोगे यूज CBSE 24। अगर आपने ऑलरेडी टेबल बना डेटाबेस बना रखा है तो ये नहीं कि जब भी सिस्टम बैठोगे नया डेटाबेस क्रिएट, ऐसा नहीं करना है। डेटाबेस एक ही बार बनता है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के लिए एक ही डेटाबेस बनेगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे टेबल्स बन सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए डेटाबेस का नाम आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, शो डेटाबेसेस करोगे, कई सारा डेटाबेसेस का लिस्ट दिखा देगा, उस लिस्ट में से अपना डेटाबेस आइडेंटिफाई करके उसको यूज कर लो, तो ये आपका यूज हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई डेटाबेस को आपको रिमूव करना है तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, वो आपका ड्रॉप हो जाएगा। और जब डेटाबेस ड्रॉप होगा तो जाहिर से है कि उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो भी आपके चले गए, सारा इंफॉर्मेशन चला गया। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक एग्जीक्यूट करना अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक।
तो once database is created, many tables can be created inside a database. ठीक, तो आपने लिखा, जैसे आपने पहले ड्रॉ CBSE 24 को यूज किया, अब इसके अंदर जब शो टेबल्स किया तो वहां पे आपका दिख रहा है एम्प्टी सेट, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, तुम उठो वहां से। चलो आगे इस पे आते हैं, बैक टू टॉपिक पे। तो आपने पहले डेटाबेस को यूज कर लिया। अगर आपने चेक करना है कि उस डेटाबेस के अंदर आपने कोई टेबल बनाया है तो ये आप चेक कर लो, शो टेबल्स। उसके बाद आप लिखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अगर आपने टेबल नहीं बनाया तो अब आप पहला काम कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो। और क्रिएट कमांड किसका कमांड है? DDL कमांड है। क्रिएट टेबल, टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट। कॉलम क्या है? रोल नंबर। उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। दूसरा कॉलम है नेम, डेटा टाइप है कैर 20। तीसरा डेटा टाइप है एड्रेस, उसका डेटा टाइप है वेर कैर 30। चौथा कॉलम है जेंडर, जिसमें कैर 6, क्लास कैर 10, मोबाइल इंटीजर 10। ये आपका डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स क्रिएट हो गए। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी होगी, क्यों? क्योंकि 6 कॉलम है। अभी इसका कार्डिनलिटी 0 है क्योंकि एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया गया। अब अगर शो टेबल्स करोगे तो जहां पे पहले एम्प्टी सेट दिख रहा था, अब वहां पे आपको वहीं पे दिखने लगेगा। अब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आर सेट ऑफ रूल्स, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको बताया जाएगा। A constraint is a condition or check application on a field or a set of fields. Condition और check application मतलब क्या है? जैसे अगर कोई बच्चा का, जैसे आज तो मान लीजिए नहीं हो रहा है, कोविड के बाद से बहुत सारा रूल्स में चेंजेस हुआ है। वरना पहले जैसे कि अतुलानंद में एडमिशन लेने के लिए 10th 11th PCM का जो स्टैंडर्ड मार्क्स था वो आपका 80% था। नहीं, उस बायो के लिए 35। तो वो चेक होता था, जिसका इतना नहीं 80% उसको मैथ दिया ही नहीं जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी कोई आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो किसी तरह के चेक आप लगा सकते हो। अगर कहीं पे कोई वैल्यू मिसिंग है तो डिफॉल्ट वैल्यू फीड कर सकते हो, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे? यूनिक की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो पहले हमने टेबल क्रिएट कर लिया। टेबल क्रिएट करते समय हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉय कोड, डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। नॉट नल का मतलब है कि जब डेटा इंसर्ट होगा तो इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर इंसर्ट होगी, वो आपकी नल वैल्यू नहीं हो सकती। और उसका की कौन सा लगाया आपने? प्राइमरी की। फिर एम्प्लॉय नेम वेरकैट 30, ये भी नॉट नल, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि मैंडेटरी फील्ड होगा, एम्प्लॉय नेम भी आपको इंसर्ट करना ही है। जेंडर, जिसका साइज 6 है, ये भी नॉट नल होगा। मोबाइल यूनिक होगा। ग्रेड कैर 2 होगा। डिफॉल्ट इवन होगा। डिफॉल्ट मतलब अगर ग्रेड वाला कॉलम हम ब्लैंक भी छोड़ दें, उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट ना करें, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या वैल्यू दिखेगा? इवन वैल्यू दिखेगा। ग्रॉस डेसिमल होना चाहिए। और क्या चेक कर रहा है? ग्रॉस की वैल्यू जब आप इंसर्ट करो तो 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर यानी कोई वैल्यू आप 1900 इंसर्ट करोगे तो वो वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने चेक कंडीशन लगा रखा है। तो जब उस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखोगे, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। You are seeing the description of this table and you are finding that these are the columns. ये उसका डेटा टाइप है। इनमें से किस में नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो? इन 3 में इंसर्ट कर सकते हो नल वैल्यू, और इन तीनों में इंसर्ट नहीं कर सकते। कहाँ पर कौन कौन सा की लगाया है? प्राइमरी की, यूनिक की आपको दिख गया, और डिफॉल्ट वैल्यू 4 5 में नहीं है, 1 में है। ठीक, ये हो गया। तो चेक कंस्ट्रेंट, इट कैन बी अप्लाइड थ्रू वेरियस वेज। निम्नलिखित तरीकों से आप चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। मैंने सारे तरीके एक ही जगह बता दिए हैं।
पहला तरीका, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो और टेबल के कॉलम्स आप बताते जा रहे हो, ठीक है, तो यहीं पे आपने क्या लगाया, लास्ट में चेक लगाया। देखो ये रोल नंबर इंटीजर यहाँ पे दिए हो और अलग से चेक मेंशन कर रहे हो कि चेक रोल की जो वैल्यू है वो किससे वैल्यू कम होनी चाहिए, QOH नाम के जो, यानी इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और इसकी स्मॉलर होनी चाहिए। ये आपने यहाँ पे चेक लगा रखा है। यानी पहला क्या तरीका है कि पूरा का पूरा टेबल आप डिफाइन, पूरा का पूरा कॉलम डिफाइन कर दो और आखिरी में चेक कंस्टेंट आप बता दो, पहला तरीका। दूसरा क्या तरीका है, टेबल क्रिएट करते समय, कॉलम को क्रिएट करते समय वहीं पे चेक लगा दो उसी के सामने, यानी इस चेक को यहीं पे लिख दो, चेक, और जो भी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे चेक लिखा, चेक की वैल्यू के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, यानी DESCP, यानी इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, NUT, नट, बोल्ट, स्क्रू, रेंच, नेल। इन 5 के अलावा अगर कोई छठा वैल्यू आप इंसर्ट करोगे तो वो आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने चेक कांस्टेंट लगा रखा है। ठीक है, दूसरा तरीका इस तरीके, मतलब एक तरीका है कि पूरा कॉलम क्रिएट कर लिया और आखिरी में आप चेक मेंशन कर रहे हो। दूसरा तरीका है कि कॉलम क्रिएट करते समय ही पैरेलली वहीं पे मेंशन कर दियो, और इस कॉमा को जब पूरा लिख लो तो लास्ट में लिख कैसे कर दोगे। तीसरा क्या तरीका है, प्राइस डेसिमल चेक लगा रहे हो और प्राइस की वैल्यू आप क्या बता रहे हो कि 253 से 770 के बीच में होने चाहिए, ये आप इस तरीके से चेक लगा रहे हो। चौथा क्या तरीका है, स्टूडेंट नेम है 10 साइज का होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, और चेक आप क्या कर रहे हो कि स्टूडेंट का नाम जो है एस से शुरू होना चाहिए, यानी जिसका भी नाम एस से शुरू नहीं होगा उसके नाम की एंट्री नहीं होगी। ठीक, और फिर आप पांचवा क्या तरीका है, चेक लगा रहे हो, डिस्काउंट आपकी ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, और डिस्काउंट ये होनी चाहिए या फिर सिटी ये होनी चाहिए, और डिस्काउंट ये होनी चाहिए और सिटी आपकी ये होनी चाहिए। इन तीनों में से जो भी मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही वैल्यू इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना काफ़ी है। आपका चेक कंस्टेंट तक करते हैं, फिर कल के क्लास में मान के चलिए कल हम पूरा कंप्लीट करा देंगे।